तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं सभी स्टूडेंट्स एग्जाम को लेकर काफी परेशान होते हैं और फिर वो सब एक लड़की की तरफ देखकर आपस में कहते हैं, उसने कुछ दिनों के लिए स्कूल क्या मिस कर दिया। देखो उसे अब स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। क्या यार, उसने तो स्कूल यूनिफॉर्म तक नहीं पहनी। दुनिया पर बोझ है ये। जिसके बाद अचानक से वहां एक अजीब सा क्रिएचर स्पॉन हो जाता है, जिसे देखकर वो लड़की डर जाती है और भगवान से मदद मांगने लगती है। तभी बाहर एक शख्स एक सिक्का उछालते हुए कहता है, तुम्हारी इच्छा सुन ली गई है। पर तभी उसकी पार्टनर उससे कहती है, तुम्हें नहीं लगता ये फैंटम कुछ ज्यादा ही बड़ा है? तो याटो रिप्लाई करता है, अरे ये एग्जाम्स का वक्त है, स्टूडेंट्स काफी परेशान होंगे, पर तुम्हारे साथ तो ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। जिसके बाद याटो वहां से कूदकर हांकी नाम पुकारता है, जिससे तोमोने के हाथ पे लिखा नाम चमकने लगता है और वो एक तरह की एनर्जी से कवर होकर एक हथियार में बदल जाती है। फिर याटो उस फैंटम पर लगातार वार करने लगता है और हवा से बातें करते हुए अपने रेगेलिया यानी हथियार को पकड़कर कहता है, तुम जिसने इस उगते सूरज की जमीन को पवित्र करने की कोशिश की, तो अब मैं याटो गॉड हांकी के साथ तुम्हारे वजूद का अंत करता हूं। जिसके बाद याटो अपने हथियार से उस फैंटम को काट देता है, जिससे उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। फिर वो तोमोने को रिवर्ट कर देता है, जिससे वो अपने असली रूप में आ जाती है और अपने आप को सूंघते हुए कहती है, तुम और तुम्हारे ये गंदे पसीने वाले हाथ। जो सुनकर याटो को दिल में झटका लग जाता है और वो कहता है, थोड़ी तो तमीज दिखाओ, मैं तुम्हारा मास्टर हूं। तो तोमोने थोड़ा सीरियस होकर कहती है, हमें इस बारे में बात करनी होगी, मैं तुम्हारी रकीलिया बनकर और नहीं रह सकती। जिस पर याटो कहता है, पर अभी तो बस 3 महीने ही हुए हैं। लेकिन तोमोने काफी ड्रामा करते हुए कहने लगती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि 3 साल बीत चुके हैं। मैं ये और नहीं सह सकती, एक छोटे से देवता के साथ आवाराओं की तरह रहना, जिसके पास अपना खुद का श्राइन तक नहीं है। फिर वो रोना धोना करने लगती है और उसके ड्रामे से परेशान होकर याटो उसे रिलीज कर देता है। मगर रिलीज होने के बाद तोमोने याटो का मजाक उड़ाते हुए वहां से चली जाती है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है, जिसमें याटो एक स्प्रे पेंट की मदद से एक दीवार पर काम के लिए अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखने लगता है। जिसके बाद वो एक बेंच पर बैठकर एक ग्लास की बोतल निकालता है, जिसमें चिल्लर रखे होते हैं। फिर वो उसे देखते हुए कहता है, भला इतने पैसों से क्या खाक श्राइन बनेगा? सबसे पहले तो मुझे अपने लिए एक नया रेगेलिया ढूंढना होगा। भले ही मैं एक देवता हूँ, पर बिना रेगेलिया के तो मैं भी सुरक्षित नहीं हूँ। तभी याटो को किसी का कॉल आता है और वो कॉल रिसीव करके कहता है, कॉल करने के लिए शुक्रिया, फास्ट और अफोर्डेबल डिलीवरी गॉड याटो आपकी सेवा में हाजिर है। क्या कहा? मिलॉर्ड मिसिंग है? जिसके बाद सीन चेंज होता है, जिसमें कुछ लड़कियां एक मिलॉर्ड नाम की गुमशुदा बिल्ली के बारे में बात करने लगती है और बात करते करते उनका टॉपिक शिफ्ट होकर गॉड्स पर आ जाता है। तभी ह्यूरी अपने दोनों दोस्तों से कहती है, मैंने अपने गॉड को डाउनलोड कर लिया है, ये देखो। जिसके बाद ह्यूरी के मोबाइल पर हमें एक फाइट दिखाई देती है, जिसमें तोनो नाम का एक रेसलर अपने ओपोनेंट को एक स्पेशल मूव के साथ हरा देता है, जो देखकर ह्यूरी कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है। पर तभी उसकी दोस्त अकीरा उससे कहती है, हमें तुमसे पूछना ही नहीं चाहिए था। फिर एमी कहती है, मुझे नहीं पता था तुम एक मार्शल आर्ट्स फैन हो। लेकिन तभी वहां पर याटो उस मिलॉर्ड नाम की बिल्ली को ढूंढने लगता है। फिर ह्यूरी की दोस्त उससे कहती है, क्या उस फाइटर के अलावा कोई है जिसे तुम पसंद करती हो, यानी कोई हमारी एज का? तो ह्यूरी थोड़ा सोचकर कहती है, नहीं मुझे नहीं लगता। पर तभी उसकी आंखें याटो से जा मिलती है और याटो उसे देखकर हैरान हो जाता है। पर बाद में पता चलता है वो ह्यूरी को नहीं बल्कि उसके पीछे मौजूद बिल्ली को देखकर हैरान था। जिसके बाद वो काफी तेजी से मिलॉर्ड की तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी अचानक से ह्यूरी आकर उसे धक्का दे देती है, क्योंकि सामने एक बस होती है और उस एक्सीडेंट की वजह से वहां भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जिसके बाद ह्यूरी उठकर याटो से कहती है, तुम्हें पता है ना सड़क के बीचों बीच चलना कितना खतरनाक है, शायद तुम मर सकते थे। पर तभी याटो उसे दूसरी ओर देखने को कहता है, जहां पर अकीरा एक दूसरी ह्यूरी को उठाने की कोशिश कर रही होती है, जो देखकर ह्यूरी कंफ्यूज हो जाती है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है, जिसमें हॉस्पिटल में ह्यूरी की आंख खुलते ही वो अपने मॉम और डैड को सामने पाती है। ह्यूरी की मॉम को उसकी फिक्र हो रही होती है। जिसके बाद उसके डैड उसका चेकअप करने लगते हैं और कहते हैं, तुम बिल्कुल ठीक हो, एक ट्रक से टक्कर लगने के बावजूद भी तुम्हें सिर्फ कुछ खरोंच ही आई है। तभी ह्यूरी की मॉम उसके डैड से कहती है, ये हमारा हॉस्पिटल है, तो तुम्हें कुछ वक्त के लिए ह्यूरी को यहीं रहने देना चाहिए। पर तभी ह्यूरी पूछती है, उस दूसरे शख्स का क्या हुआ? जो सुनकर सब कंफ्यूज हो जाते हैं। पर ह्यूरी अपने मन में कहती है,
मुझे अच्छे से याद है, मैंने वहां एक लड़के को देखा था, यहाँ तक कि मैंने खुद के जैसे एक और इंसान को भी देखा था। फिर हमें उसी दिन रात का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कुछ लोगों की दर्द भरी आवाजें सुनकर ह्यूरी नींद से जाग जाती है। अपने कान बंद करने के बावजूद भी उसे वो आवाजें सुनाई देती है। जिसके बाद ठीक 12 बजते ही ना जाने कहां से याटो प्रकट होकर कहता है, यानी तुम दूर किनारों की आवाजें सुन सकती हो। पर याटो को देखकर ह्यूरी तुरंत उससे दूर भाग जाती है। लेकिन बाद में उसे रियलाइज होता है कि याटो तो वही एक्सीडेंट के वक्त वाला लड़का है। याटो उससे कहता है, आज सुबह के लिए शुक्रिया। वैसे उस बस से बचने के लिए मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं थी, पर तुम वो पहली इंसान हो जिसने मुझे बचाने की कोशिश की है। जो सुनकर ह्यूरी याटो से उसके बारे में पूछती है, तो याटो कहता है, मैं एक देवता हूँ। पर इस बात से ह्यूरी को लगता है याटो कोई पागल इंसान है और पुलिस को कॉल करने लगती है। लेकिन तभी याटो उसे रोकते हुए कहता है, अरे मैं एक असली देवता हूँ, मैं हूँ गॉड याटो। तो ह्यूरी रिप्लाई करती है, ये क्या मजाक है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इस देवता का नाम भी नहीं सुना। ये सुनकर याटो को दिल में झटका लग जाता है, पर फिर वो खुद को संभाल कर कहता है, हाँ भले ही फिलहाल मैं एक छोटा और आवारा देवता हूँ, पर आने वाले वक्त में मैं इस जहान का सबसे बड़ा देवता बन जाऊंगा और मेरे काफी सारे भक्त भी होंगे। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। इतनी जोर से हंसने की वजह से उसे खांसी आ जाती है। जिसके बाद वो थोड़ा सीरियस होकर कहता है, आज की रात बहुत तूफानी होने वाली है, मैं बिना किसी रेगेलिया के यहाँ नहीं रुक सकता। फिर वो वहां रखे फ्रूट्स खाते हुए ह्यूरी से उसका नाम पूछता है और खिड़की से बिल्कुल एक राजकुमार की तरह चला जाता है। जिसके बाद ह्यूरी की आंखें भी बंद होने लगती है और वो सो जाती है। फिर सीन चेंज होता है, जिसमें ह्यूरी स्कूल में अपने दोस्तों से मिलती है, पर उनके साथ चलते चलते अचानक से वो नीचे गिर जाती है और कहती है, आजकल मुझे बीच बीच में ऐसे चक्कर आते रहते हैं। फिर क्लासरूम में वो ये सोचने लगती है कि भला उस रात को जो हुआ था वो कोई सपना था या हकीकत। जिसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है, जिसमें घर जाते वक्त ह्यूरी को उसी गुमशुदा बिल्ली का पोस्टर दिखता है, जिससे उसके दिमाग में उस एक्सीडेंट वाले दिन की धुंधली यादें आने लगती है और पूरी सच्चाई जानने के लिए वो उसी बिल्ली की तलाश में निकल पड़ती है। वो काफी जगहों से गुजरती है और रास्ते में उसे कुछ दूसरे कैट्स भी दिखते हैं, पर मिलॉर्ड नहीं। तभी अचानक से उसे दोबारा चक्कर आने लगता है, पर अपने आप को संभालने के बाद वो खुद से कहती है, ये कैसी खुशबू है। दूसरी ओर याटो भी कैट फूड लेकर मिलॉर्ड को ढूंढ रहा होता है। तभी काफी तेज हवा चलने लगती है और वो कहता है, माहौल फिर से तूफानी सा हो रहा है। पर तभी अचानक से उसकी नजर मिलॉर्ड पर जाती है और मिलॉर्ड तुरंत याटो को देखकर उसके ऊपर चढ़ जाता है, जिससे याटो भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और अचानक से वहां पर आई बॉल वाले फैंटम्स प्रकट हो जाते हैं, जिनसे बचकर याटो तेजी से आगे की ओर भागने लगता है और एक खेत में जा पहुंचता है, जहां पर एक बड़ा सा फैंटम उसका इंतजार कर रहा होता है और बिना एक पल गवाए वो फैंटम याटो पर वार कर देता है। इसीलिए तुरंत मिलॉर्ड को अपने कपड़ों के अंदर डालकर याटो निहत्ते ही उस फैंटम से लड़ने लगता है, जिसका कुछ खास असर नहीं होता। जिसके बाद वो हांकी नाम पुकारता है, पर उसे यह एहसास होने में काफी देर हो जाती है कि अब उसके पास कोई रेगेलिया नहीं है। मगर एंड मौके पर ह्यूरी याटो को बचा लेती है और ना जाने डर के मारे या जोश के मारे ह्यूरी उस फैंटम से लड़ने चली जाती है। लेकिन बदकिस्मती से वो फैंटम उसका पैर पकड़ लेता है। हालांकि तभी उसके दिमाग में उसके फेवरेट रेसलर दोनों की झलक आ जाती है और उसके स्पेशल मूव से ह्यूरी उस फैंटम की बैंड बजा देती है, जो देखकर याटो की आंखें भी फटी की फटी रह जाती है। जिसके बाद ह्यूरी काफी खुश होकर कहती है, ये काम कर गया, ग्रेट, दोनों ने मुझे अपनी ताकत दे दी। पर तभी वो फैंटम दोबारा हमला करने लगता है और एंड मौके पर याटो ह्यूरी को बाहों में लेकर वहां से दूर चला जाता है। फिर उस फैंटम से पीछा छुड़ाने के बाद याटो अपने मन में कहता है, इस लड़की ने मुझे फिर से बचाया। तभी ह्यूरी कहती है, तो याटो, हमारी मुलाकात फिर से हुई। मैं उस रात तुमसे बहुत कुछ पूछना चाहती थी, पर तुम वहां से जल्दी ही भाग गए। पर अब मुझे अपने सवालों के सीधे सीधे जवाब चाहिए। तो याटो उसकी ओर इशारा करते हुए कहता है, तुम्हारी रूह जिस्म से निकल चुकी है और वो देखो तुम्हारी बॉडी वहां है। फिर ह्यूरी पूछती है, ये क्या हो रहा है, क्या मैं मर चुकी हूँ? तो याटो कहता है, नहीं, बस मानो तुम्हारा शरीर अभी सो रहा है। जिसके बाद अचानक से ह्यूरी की आत्मा उसके शरीर में वापस घुस जाती है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक बच्चा अपनी बिल्ली मिलॉर्ड के गुमशुदा होने की वजह से काफी परेशान होता है और उसकी मॉम जैसे तैसे उसे हौसला दे रही होती है। तभी उसकी डोरबेल बजती है और बाहर जाते ही वो मिलॉर्ड को अपने सामने पाता है। वो अपनी मॉम से कहता है, मेरी इच्छा पूरी हो गई, देवता याटो का शुक्रिया।
फिर सीन चेंज होता है जिसमें होश आते ही ह्यूरी याटो को मारने लगती है क्योंकि वो उसे अपनी पीठ पर उठाकर चल रहा होता है। पर तभी वो नोटिस करती है कि उसकी पूंछ गायब हो चुकी है, इसीलिए वो याटो से इस सब के बारे में पूछने लगती है। तो याटो जवाब देता है ये उस एक्सीडेंट की वजह से हुआ होगा। इस जहान में दो किनारे मौजूद हैं, एक नियर शोर और दूसरा फार शोर। किसी तरह से तुम इन दोनों किनारों के बीच में आ चुकी हो। नियर शोर में जिंदगियां पलती है और फार शोर को तुम कह सकती हो मौत के बाद की जिंदगी। ये सुनकर ह्यूरी हैरान हो जाती है और याटो आगे कहता है तुम जिंदा हो, पर साथ ही एक फैंटम भी। फैंटम एक तरह की क्रिएचर्स है जो कि जज्बातों का अवतार है। वो लोगों पर कब्जा करके उनके लिए काफी परेशानियां खड़ी करते हैं। जिस बात पर ह्यूरी कहती है यानी कि मैं भी उस थोड़ी देर पहले वाले फैंटम की तरह ही हूँ। तो याटो रिप्लाई करता है नहीं, तुम आधी इंसान और आधी फैंटम हो। और एक बात याद रखना, ये तुम्हारी रूह का जिस्म से निकलना अब काफी अक्सर होने वाला है। तो ह्यूरी कहती है मैं वापस इंसान कैसे बन सकती हूँ, लेकिन याटो के पास भी इसका कोई जवाब नहीं होता। इसीलिए ह्यूरी काफी परेशान होकर कहती है ऐसा कैसे चलेगा, मुझे वापस पहले जैसा करो, तुम तो अपने आप को देवता कहते हो ना। जो सुनकर याटो अपनी 5 उंगलियां दिखाकर कहता है पैसे दो। तो ह्यूरी कहती है गॉड अब पैसे भी लेने लगे, वो भी 5,000 या फिर शायद 50,000। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। याटो रिप्लाई देता है अरे यार मैं एक देवता हूँ और सबको पता है कि एक देवता को 5 का सिक्का दिया जाता है। जो सुनकर ह्यूरी पहले थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, पर फिर वो 5 येन का कॉइन याटो को देती है। जिसके बाद याटो कहता है तुम्हारी इच्छा सुन ली गई है। फिर सीन चेंज होता है। ह्यूरी अपने जिस्म से निकल चुकी होती है और वो अपने मन में कहती है मैं अब पहले जैसी नहीं रही जब से मैं उस लड़के से मिली हूँ जो अपने आप को देवता कहता है, पर अपनी बॉडी के बिना भी मैं चीजों को छू सकती हूँ। ये कितनी कमाल की बात है। जिसके बाद वो शैम्पू की झाग से नकली कान बनाकर बिल्कुल बच्चों की तरह खुश हो जाती है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें स्कूल में सो जाने की वजह से ह्यूरी की टीचर उसे जगाने लगती है और कहती है अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें नर्स के ऑफिस चले जाना चाहिए। जो सुनकर ह्यूरी काफी शर्मिंदा हो जाती है और माफी मांगने लगती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और वो बाकी लड़कियों के साथ कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम में आती है और अपने मन में कहती है मुझे बहुत नींद आ रही है, मेरे साथ ये सब उस इंसिडेंट के बाद से ही हो रहा है। कोई और वो नहीं देख सकता जो मैं देख सकती हूँ। क्रिएचर्स जो कि इंसानी नजर के परे हैं, पर मुझ में ऐसा क्या खास है जो मैं उन्हें देख सकती हूँ। तभी अपने दोस्तों की आवाज सुनकर वो नोटिस करती है कि वो दोबारा अपने जिस्म से निकल चुकी है। जिसके बाद अकीरा और एमी उसकी बॉडी को उठाकर ले जाने लगती है। दूसरी ओर ह्यूरी अपने स्पिरिट वाले रूप का फायदा उठाकर मजे करने लगती है। पर तभी उसे कुछ दूरी पर फैंटम्स दिखाई देते हैं, जिससे उसे याटो की एक बात याद आती है। फैंटम्स हर जगह मौजूद है, अंधेरे में छुपे हुए, आसमान में उड़ते हुए, यहाँ तक कि लोगों के कंधों पर भी। वो हर तरह की शेप और साइज के होते हैं, पर वो दूर किनारों की निवासी है, बिल्कुल बेजान। इसीलिए जो उन्हें देख सकते हैं वो है छोटे बच्चे, जानवर और हम, जो पास और दूर किनारों के बीच मौजूद है। फिर ह्यूरी की नजर एक अजीब से कोहरे की तरफ जाती है, जो देखकर वो खुद से कहती है तो क्या इसे ही कहते हैं तूफान? एक डार्क ऑरा जिससे फैंटम्स अट्रैक्ट होते हैं। याटो ने मुझे कहा था फैंटम्स लोगों पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे लोग सारी उम्मीद खोकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। पर तभी ह्यूरी को याद आता है याटो ने 2 हफ्ते से उससे कांटेक्ट नहीं किया। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें याटो किसी ट्रेन के अंदर अपने काम की एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है और साथ ही साथ कॉल पर ह्यूरी की कंप्लेंट सुनने लगता है। तभी ह्यूरी याटो के देवता होने पर शक जताने लगती है, जो सुनकर याटो तुरंत ह्यूरी की लोकेशन पर प्रकट होकर कहता है क्या तुम्हें लगता है कोई इंसान ऐसे टेलीपोर्ट कर सकता है? तो ह्यूरी कहती है मुझे अभी भी शक है, भला कौन से भगवान ट्रैक सूट और गले में वो अजीब सा कपड़ा पहनते हैं? जिस पर याटो रिप्लाई करता है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। क्या तुम्हारे मॉम डैड ने कभी तुम्हें ये नहीं सिखाया? और रही बात इस कपड़े की, तो ये मेरा खास मुलायम स्कार्फ है। तभी कुछ लोग वहां से गुजरने लगते हैं और वो ह्यूरी को खुद से बात करता हुआ देख उसे पागल समझने लगते हैं। जिसके बाद ह्यूरी याटो से पूछती है आखिर तुम में और फैंटम्स में क्या अंतर है? मेरा मतलब तुम्हें भी ज्यादातर लोग नहीं देख सकते और फैंटम्स के साथ भी ठीक ऐसा ही है। तो याटो कहता है उनके कंपैरिजन में मैं असल में फार शोर से ही बिलोंग करता हूँ। मैं किसी इंसान के जरिए पैदा नहीं हुआ, मैं एक गॉड हूँ जो कि लोगों की इच्छा से बना है। पर हम दोनों में से तो तुम फैंटम्स से ज्यादा मिलती जुलती हो। तभी ह्यूरी नोटिस करती है कि वो दोबारा अपनी बॉडी से निकल चुकी है
जो देखकर याटो उसका मजाक उड़ाने लगता है। पर फिर वो सीरियस होकर कहता है, सच कहूं तो तुम इस स्पिरिट फॉर्म में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हो। तुम अब एक जीती जागती फैंटम हो, यानी कि वो तुम्हारे पीछे जरूर आएंगे, और जब वो आएंगे वो तुम्हें करप्ट करके तुम्हारी रूह पर कब्जा कर लेंगे। जो सुनकर हियोरी याटो को उसे ठीक करने की रिक्वेस्ट करने लगती है। तो याटो कहता है, बिल्कुल कर दूंगा, वैसे भी तुमने 5 येन दे दिए हैं, और हाँ, मैं कोई रिफंड नहीं देता। ऐसे ही पैसे जमा करते करते मैं एक दिन बड़ा सा श्राइन बनाऊंगा। और ये कहते हुए याटो दोबारा अपनी फैंटेसीज में खो जाता है। जिसके बाद हियोरी उसे उसकी ख्यालों की दुनिया से बाहर लाकर कहती है, आखिर तुम मुझे ठीक कब करोगे? तो याटो जवाब देता है, मैंने तुम्हें कहा ना कर दूंगा, फिलहाल मेरे पास कोई रेगेलिया नहीं है, इसीलिए मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। रेगेलिया देवताओं के लिए हथियार का काम करती है। जिस पर हियोरी कहती है, इसीलिए तुम अभी किसी काम के नहीं हो। जो सुनकर याटो को दिल में झटका लग जाता है। जिसके बाद हियोरी को याटो के जरिए पता चलता है कि रेगेलिया असल में स्पिरिट्स होते हैं। तभी याटो को किसी कस्टमर का कॉल आता है और वो वहां से 9 तो 11 हो जाता है। उसके जाते ही हियोरी सोचने लगती है कि आखिर वो खुद को इस मुसीबत से कैसे निकाल सकती है। जिसके बाद वो अपने आइडल तोनो को याद करने लगती है और उससे मोटिवेट होके एक डिसीजन लेती है कि वो रेगेलिया ढूंढने में याटो की मदद करेगी। फिर वो एक एक फैंटम के पास जाकर उनसे याटो का रेगेलिया बनने के लिए पूछने लगती है, पर रेगेलिया के बदले सिर्फ निराशा ही उसके हाथ लगती है। जिसके बाद उसे दूर कहीं एक तूफान दिखाई देता है, जो देखकर वो कहती है, मुझे यकीन है वहां मुझे कोई ना कोई रेगेलिया जरूर मिल जाएगा। फिर वो काफी उम्मीद के साथ उसी डायरेक्शन में निकल पड़ती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम याटो को किसी के बाथरूम की मरम्मत करते हुए देखते हैं। और उसके काम से खुश होकर एक आदमी कहता है, यार तुम तो प्रोफेशनल हो, मुझे नहीं लगता तुम्हारे अलावा कोई इस काम को इतना बेहतर कर पाता। सच कहूँ तो तुम्हें बस 5 येन देकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा ये लो मेरी तरफ से एक टिप। जिसके बाद याटो वहां से जाते हुए अपने आप से कहने लगता है, क्या यार, मैं गॉड ऑफ वॉर हूँ और मैंने अपना पूरा दिन एक बाथरूम की मरम्मत करने में लगा दिया। पर फिर वो उस आदमी से मिली बियर को पीकर खुश हो जाता है और वहीं किसी और की श्राइन में लेटकर आसमान की ओर देखते हुए कहता है, आज की रात बहुत तूफानी है। तभी उसे हियोरी का कॉल आता है और कॉल रिसीव करने पर हियोरी कहती है, इतनी रात को परेशान करने के लिए माफ करना, पर शायद मैंने तुम्हारे लिए एक रेगेलिया ढूंढ लिया है। जो सुनकर याटो तुरंत वहां टेलीपोर्ट हो जाता है, पर किसी रेगेलिया के बदले उसकी मुलाकात एक खतरनाक फैंटम से होती है। जिसके बाद वहां से भागने लगते हैं और याटो कहता है, किस एंगल से वो तुम्हें एक रेगेलिया दिख रहा है? कोई भी पहली नजर में देखकर बता सकता है कि वो एक फैंटम है। तो हियोरी कहती है, पर तुमने ही कहा था डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। जो सुनकर याटो रिप्लाई देता है, अरे मैं कुएं में कूदने बोलूंगा तो कूद जाओगी क्या? पर तभी हियोरी नोटिस करती है कि वो अपनी बॉडी फिर से छोड़ आई है। जिसके बाद वो फैंटम उन पर हमला करने लगता है और वो दोनों जैसे तैसे करके उससे बचने लगते हैं। पर तभी हियोरी को याद आता है कि वो अपने स्पिरिट फॉर्म में बहुत कुछ कर सकती है और यही सोचकर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन याटो उसकी पूंछ खींचकर उसे उस फैंटम के मुंह में जाने से बचा लेता है। पर इसी बीच उसका खुद का हाथ उस फैंटम के मुंह में फंस जाता है। इसीलिए जैसे तैसे करके वो उस फैंटम का एक हिस्सा काटकर उसके चंगुल से निकल जाता है और हियोरी को लेकर वहां से भागने लगता है। फिर सीन चेंज होता है जिसमें हियोरी याटो के हाथ को देखकर कहती है, तुम्हारा हाथ कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो याटो रिप्लाई देता है, मुझे छूना मत वरना तुम भी इसकी चपेट में आ जाओगे। ये एक तरह का करप्शन है जिसके फैलने पर अगर तुमने इसे खत्म नहीं किया तो ये अंदर ही अंदर तुम्हें खाता रहेगा। वैसे तुम्हारे पीछे वो कोई पूंछ नहीं है, वो एक तरह की लाइफ लाइन है जो तुम्हारी फिजिकल और स्पिरिचुअल फॉर्म्स को जोड़े रखती है। अगर वो कट गई तो मानो तुम्हारी जिंदगी भी गई। पर याटो की बात खत्म होने से पहले ही वो फैंटम उन्हें ढूंढते हुए उनके पास आ जाता है, जो देखकर वो दोनों दोबारा भागने लगते हैं। और हियोरी कहती है, इसका मतलब मैं वायरलेस नहीं हूँ? तो याटो जवाब देता है, इसीलिए कह रहा हूँ वो अभी थोड़ी देर पहले वाली बेवकूफी करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। देन हियोरी कहती है, मगर तुम भी तो बिना रेगेलिया के कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन तभी याटो की नजर एक स्पिरिट की ओर जाती है और वो खुद से कहता है, एक बच्चा, या सही तौर पर कहूं तो एक टीनेजर। तभी वो फैंटम उन तक पहुंच जाता है जिससे हियोरी घबराने लगती है। इसीलिए याटो बिना एक और पल गवाए तुरंत उस स्पिरिट की ओर बढ़ता है, पर उस फैंटम के पीछा ना छोड़ने पर याटो उस पर हमला कर देता है। जिसके बाद वो उस स्पिरिट की ओर कुछ लिखते हुए कहता है, सोल जो इस दुनिया में खोई हुई है, जिसके पास कहीं जाने या लौटने की कोई जगह नहीं, तो आओ मैं तुम्हें एक जगह देता हूँ। मेरा नाम है याटो और अब मेरे दिए गए नाम के साथ तुम्हें यहाँ रहना होगा।
इन नामों के साथ मैं अपनी जिंदगी के जरिए तुम्हें एक रेगेलिया बनाता हूँ। तुम यूकी, रेगेलिया, सेक्की, आ जाओ। जिसके बाद वो स्पिरिट बहुत तेज चमकते हुए याटो के हाथ में आ जाता है और एक स्वॉर्ड अनलीश होती है। फिर याटो को उस रेगेलिया का पास्ट दिखने लगता है, पर तभी वो फैंटम बौखलाते हुए आकर याटो को खा लेता है, जो देखकर हियोरी डर जाती है। लेकिन याटो कहता है, तुम जिसने इस उगते सूरज की जमीन को पवित्र करने की कोशिश की, तो अब मैं याटो गॉड सेक्की के साथ तुम्हारे वजूद का अंत करता हूँ। और इसी के साथ याटो इस फैंटम को काट देता है, जिससे उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। पर याटो खुद को संभाल ना पाने की वजह से नीचे गिर जाता है और उसे रोता हुआ देख हियोरी कंफ्यूज हो जाती है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें हियोरी अपनी बॉडी के साथ वापस आ जाती है और कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? तो याटो जवाब देता है, करप्शन को हटा रहा हूँ। पर उसे पानी से हाथ धोता देख हियोरी हैरान होकर कहती है, ये बस पानी से ठीक हो जाता है? पर याटो उसकी बात को नजरअंदाज करके कहता है, चलो कम से कम इससे मेरा कुछ तो फायदा हुआ। हम काफी खुशकिस्मत है जो हमें कैसे स्पिरिट से टकरा गए जो कि अब तक करप्ट नहीं हुई। इस ब्लेड की लेंथ भी एकदम परफेक्ट है। जिसके बाद हियोरी खुश होकर कहती है, अच्छा तो ऐसा होता है एक रेगेलिया, ये बिल्कुल एक स्वॉर्ड जैसा है। तो याटो कहता है, हाँ सही कहा, इसका नाम है यूकी, इंसान के रूप में यूकी ने। तभी वो रेगेलिया चमकने लगता है और एक लड़के में बदल जाता है, जो देखकर हियोरी हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो लड़का ठंड से कांपने लगता है और याटो अपने ट्रैक सूट का ऊपर उतारते हुए उससे कहता है, मैं हूँ याटो, तुम्हारा मास्टर। मैंने तुम्हें दूर किनारों से बुलाया है मेरा रेगेलिया बनने के लिए। तुम्हें अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, अब से तुम मेरे ही साथ रहोगे। ये कहकर याटो उसे अपना जैकेट ऑफर करता है, पर यूकी ने रिप्लाई देता है, बिल्कुल नहीं, उसमें से पसीने की बदबू आ रही है। जिसके बाद हियोरी उसे अपना स्कार्फ ऑफर करती है, जो वो तुरंत लेकर अपने गर्दन पर लपेट लेता है और कहता है, बाहर बहुत ठंड है, क्या हम कहीं अंदर नहीं जा सकते? पर याटो उसे कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि बेचारा सदमे से ही नहीं निकल पाता। फिर सीन चेंज होता है। याटो कचरे में से एक जैकेट निकालकर युकीने को दिखाता है, जो देखकर युकीने कहता है, ये कितना बचकाना है। जिस बात पर याटो गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद युकीने को ठंड लगने लगती है और वो अपने कपड़े उतारते हुए खुद से कहने लगता है, मुझे अभी भी ये फिजिकल चीजें महसूस क्यों हो रही है, जबकि मैं कब का मर चुका हूँ। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें याटो युकीने को लंच में फिश खाने को देता है, पर अचानक से एक बिल्ली आकर उसे लेकर जाने लगती है और उस बिल्ली को रोकने के चक्कर में याटो उससे दुश्मनी मोड़ ले लेता है, जिसका अंजाम बहुत बुरा होता है। और ये सब देखकर युकीने कहता है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक देवता होने का मतलब है सड़कों पे आवाराओं की तरह घूमना, किसी पुराने श्राइन में सोना और रोजमर्रा की चीजें कचरे से उठाना। तभी उन दोनों को भूख लगने लगती है और युकीने कहता है, क्या तुम्हें सच में यकीन है कि तुम एक देवता हो? जो सुनकर याटो कहता है, क्या तुम्हें शक है? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें याटो युकीने को हियोरी की तरफ से ट्रीट देने के लिए लाता है, जिस वजह से युकीने कहता है, ये तो एक्सटॉर्शन है। फिर हियोरी याटो से कहती है, मैं चाहती हूँ खाना खाने के बाद तुम मेरी प्रॉब्लम के बारे में भी कुछ करो। तभी एक वेट्रेस पानी लेकर आती है और याटो उससे कहता है, यहाँ 3 ग्लासेस की जरूरत है मिस। जो सुनकर वो वेट्रेस तुरंत याटो और युकीने को नोटिस करती है और माफी मांगते हुए और पानी लेने के लिए चली जाती है। तभी हियोरी कहती है, मुझे तो लगा था लोग तुम्हें देख नहीं सकते क्योंकि तुम इंसान नहीं हो। तो याटो कहता है, ऐसा नहीं है कि हम इनविजिबल हैं, बस हम पर ध्यान दे पाना काफी मुश्किल है। चलो तुम मुझे बताओ यहाँ कितनी वेट्रेस मौजूद है। जो सुनकर हियोरी उनकी ओर देखने की कोशिश करती है, पर याटो उसे देखने से मना कर देता है। फिर हियोरी थोड़ा सोचकर कहती है, शायद 2। जिसके बाद उसे पता चलता है वहां पर असल में 4 वेट्रेस होती हैं। और याटो कहता है, बिल्कुल उनकी ही तरह मैं और युकीने भी बैकग्राउंड में मिल गए हैं। अगर कोई हम पर ध्यान भी देता है तो वो थोड़ी देर बाद हमें भूल जाता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे तुम सड़क पे चलते हुए हर शख्स को याद नहीं रख सकती। अब दूर किनारों से होने की वजह से हम पर इसका असर थोड़ा ज्यादा होता है। जिसके बाद याटो और युकीने ऐसे खाना खाने लगते हैं जैसे मानो वो 100 जन्मों के भूखे हो। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें युकीने हियोरी को शुक्रिया कहता है। तो हियोरी कहती है, कोई बात नहीं, मेरा नाम हियोरी इकी है, तुम मुझे हियोरी बुला सकते हो। तो युकीने कहता है, वैसे तुम याटो को कैसे जानती हो? तो हियोरी कहती है, दरअसल आजकल मेरी सोल बॉडी से बाहर निकलने लगी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ याटो मेरी इस प्रॉब्लम को ठीक कर दे। वैसे तुम याटो का रेगेलिया बनने से पहले क्या करते थे? तो युकीने कहता है,
मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मैं मर गया था, जिसके बाद मैंने अपने आप को उसके हाथ में पाया। मेरे पास उससे पहले की कोई यादें नहीं है। तभी उसके पास एक बिल्ली आती है, जो देखकर हियोरी कहती है, क्या तुम्हें भी कैट्स पसंद है? तो युकीने हाँ कहता है और उसकी नजर हियोरी के कॉलर बोन पर जाती है, जिससे वो शर्मा जाता है और अपनी नजरें फेर लेता है। पर तभी रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही याटो को अपनी पीठ पर दर्द होने लगता है और वो युकीने से कहता है, अभी तुमने कुछ बुरा सोचा है ना? सुनो, देवता और रगेलिया अपनी बॉडी और माइंड शेयर करते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे हर बुरे ख्याल को भांप सकता हूँ। मैं समझता हूँ ये प्यूबर्टी का असर है, पर जरा अपने अरमानों पर काबू रखो यार। तभी याटो को किसी कस्टमर का कॉल आता है और वो युकीने को लेकर जाने लगता है, पर उन्हें रोकने के चक्कर में हियोरी की सोल भी उनके साथ टेलीपोर्ट हो जाती है। उस नई जगह पर कोहरा छाने लगता है और एक एक करके कुछ लोग प्रकट होते हैं, जो देखकर याटो कहता है, तुम लोग कौन हो? क्या तुमने किसी जाल में फंसाने के लिए हमें यहाँ बुलाया है? पर तभी एक शख्स कोई कविता कहते हुए वहां प्रकट होता है, जो देखकर हियोरी कहती है, क्या ये देवता टेंजिन है, गॉड ऑफ लर्निंग? तो टेंजिन कहता है, ओह तुमने मुझे पहचान लिया। जिसके बाद हियोरी और युकीने उसके सामने झुकने लगते हैं, जो याटो से बिल्कुल भी देखा नहीं जाता। फिर युकीने कहता है, ये एक असली देवता का ऑरा है। तो हियोरी कहती है, सही कहा, वैसे याटो आपसे बिल्कुल उल्टा है। इस बात से याटो को दिल में झटका लग जाता है। जिसके बाद टेंजिन याटो से उसके रगेलिया का नाम पूछता है। तो याटो कहता है, इसका नाम है युकी, रगेलिया के रूप में सेक्की और इंसान के रूप में युकीने। ये सुनकर टेंजिन कहता है, युकीने तुम अभी हाल ही में रगेलिया बने हो, इसीलिए तुम्हें पता नहीं है। टेंजिन की इस बात को सुयू नाम की एक लड़की आकर आगे कंटिन्यू करती है। एक रगेलिया को अपने मास्टर की मौजूदगी में कभी भी किसी दूसरे देवता के आगे नहीं झुकना चाहिए। पर तभी हियोरी कहती है, वाह आपके पास तो काफी सारी श्राइन मिडेंस हैं। जिसके बाद वो सभी लड़कियां एक एक करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगती हैं। फिर टेंजिन कहता है, ये सब मेरे रगेलिया है। जो सुनकर हियोरी टेंजिन की और तारीफ करने लगती हैं। ये सब याटो से बर्दाश्त नहीं होता और वो टेंजिन को सीधा मुद्दे की बात पर आने को कहता है। तो टेंजिन बोलता है, तुम्हें तो पता ही होगा कि अभी एग्जाम का सीजन है और मैं काफी बिजी हूँ, इसीलिए क्या तुम मेरे लिए कुछ फैंटम्स का सफाया कर सकते हो? मेरा मतलब वैसे भी तुम्हारे पास करने को कुछ है नहीं। मुझे ये भी पता है कि तुम बिना परमिशन के मेरे श्राइन्स में सोते हो। चाहो तो मैं तुम्हें अपना ग्रुप ज्वाइन करने दे सकता हूँ, पर मैं जानता हूँ तुम अपना खुद का श्राइन बनवाना चाहते हो। जिसके बाद टेंजिन एक बड़ा सा नोट निकालकर याटो को चढ़ाने लगता है, क्योंकि याटो के पास बस चिल्लर होते हैं। फिर आखिर में टेंजिन से 5 का कॉइन मिलने पर याटो उससे कहता है, मतलब तुम्हारे पास शुरू से ही चेंज रखा हुआ था। जिसके बाद टेंजिन अपने हाथ पे रखे रगेलिया को रिवर्ट करने लगता है, जिस पर सुयू कहती है, आपको नहीं लगता गाइड करने के लिए हमें किसी और को भेजना चाहिए? मायू अभी इन चीजों में नहीं है। तो टेंजिन कहता है, सही कहा, पर मायू याटो को काफी अच्छे से जानती है। जिसके बाद हमें पता चलता है मायू और कोई नहीं बल्कि याटो की पुरानी रगेलिया होती है, जिसे देखकर याटो शॉक हो जाता है और कहता है, तुमने इस आदमी को ज्वाइन कर लिया? तो वो कहती है, मेरा नाम मायू है, मुझे अब मेरे पुराने नाम से मत बुलाओ। फिर वो युकीने और हियोरी से कहती है कि वो याटो की पुरानी रगेलिया थी। इस पर हियोरी कहती है, क्या सच में? क्या वो अपना काम पूरा करता था? फिर युकीने पूछता है, घर, खाना और कपड़े का क्या वो सच में एक आवारा देवता है? तो मायू हाँ कहती है, जिस बात से वो दोनों उदास हो जाते हैं। जिसके बाद याटो और मायू में बहस होने लगती है, जो देखकर हियोरी कहती है, क्या ये याटो की एक्स गर्लफ्रेंड है? साथ में युकीने कहता है, या शायद एक्स वाइफ। लेकिन याटो और मायू दोनों ही इस बात से इनकार करने लगते हैं। जिसके बाद हियोरी टेंजिन से जाकर कहती है, आपने याटो को कुछ फैंटम्स को मारने के लिए कहा है, क्या वो इतने बुरे होते हैं? जिस बात पर टेंजिन रिप्लाई करता है, हियोरी सच कहूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारे जैसे क्रिएचर के होने की इजाजत देता हूँ, क्योंकि तुम बड़े आराम से हमारे और इंसानों के मामले में दखल दे सकती हो। फिर सीन चेंज होता है, जिसमें मायू कहती है, कुछ दिनों पहले किसी ने एक अजीब सी इच्छा मांगी। जब मैंने जांच की तो पता चला 2 लोगों ने पहले ही अपनी जान ले ली है। इस जगह पर हमेशा तूफान आते रहते हैं और उससे जो फैंटम्स आते हैं वो लोगों पर काबू कर लेते हैं। इसीलिए देवता टेंजिन ने यहाँ एक बैरियर भी बनाया है। पर कुछ लोगों पर फैंटम्स इतने हावी हो जाते हैं कि उन पर प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया बिल्कुल काम नहीं करती। जिंदगियों की बर्बादी है ये सुनकर हियोरी कहती है, तो हमें बस उन फैंटम्स को मारना है जो लोगों पर कब्जा कर लेते हैं। पर तभी याटो कहता है,
अगर कोई मरना चाहता है तो उसे मरने दो, जिस बात पर मायू गुस्सा हो जाती है। तुम हमेशा की तरह घटिया ही रहोगे। हियोरी को भी याटो का ये एटीट्यूड बिल्कुल सही नहीं लगता। तो याटो आगे कहता है, अगर कोई सोल आत्महत्या करना चाहता है तो इसका मतलब उस पर कब्जा कर लिया गया है, वो एक रेगेलिया तक नहीं बन सकता। जो सुनकर हियोरी अकेली ही फैंटम्स को मारने निकल पड़ती है, पर याटो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वापस जाने लगता है। लेकिन तभी मायू उसे याद दिलाती है कि उसे एडवांस पेमेंट मिल चुकी है। फिर युकीने बोलता है, क्या हियोरी को ऐसे अकेले छोड़ना ठीक होगा? तो याटो रिप्लाई करता है, चलो अपने पहले काम के लिए तैयार हो जाओ। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़के के कंधे पर एक फैंटम बैठा होता है, पर तभी हियोरी आकर उसका काम तमाम कर देती है, जिसके बाद काफी सारे फैंटम्स स्पॉन होने लगते हैं और हियोरी उन सबका मुकाबला नहीं कर पाती। फिर वो फैंटम्स हियोरी को रेल की पटरी पर लेटा देते हैं और तभी सामने से ट्रेन आने लगती है, पर एंड मौके पर याटो आकर उन फैंटम्स को मार देता है और हियोरी कूदकर ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती है। याटो उससे कहता है, तुम्हें याद है ना, अगर तुम्हारी पूंछ कट गई तो तुम मर जाओगी। दूसरी ओर एक लड़का उसी तूफान वाले रेल रोड क्रॉसिंग पर खड़ा रहता है और कुछ फैंटम्स उस पर हावी होने लगते हैं। तभी याटो कहता है, युकीने, हमारा असली काम अब शुरू होने वाला है। जिसके बाद वो लड़का उस रेल रोड क्रॉसिंग को पार करने लगता है, पर याटो वहां से कूदकर अपनी सिग्नेचर लाइन बोलता है, तुम जिसने इस उगते सूरज की जमीन को पवित्र करने की कोशिश की, तो अब मैं याटो गॉड सेक्की के साथ तुम्हारे वजूद का अंत करता हूं। और इसी के साथ याटो उस फैंटम को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर उसके वार का आसपास की जगहों पर भी गहरा असर होता है। जिसके बाद याटो युकीने को रिवर्ट करते हुए कहता है, यार तुमने कुछ ज्यादा ही ताकत लगा दी। फिर रेल रोड क्रॉसिंग की दूसरी ओर से मायू याटो के सामने झुककर उसे रिस्पेक्ट शो करते हुए वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है जिसमें हियोरी याटो से कहती है, तुमने कहा था जो मरना चाहता है उसे मरने दो, पर आखिरकार तुम ऐसा नहीं चाहते, है ना? तो याटो कहता है, नहीं, तुम गलत हो। मैं बस किसी को इन लोगों के सामने मरने नहीं देना चाहता। मैं जानता हूँ जिंदगी दर्दनाक हो सकती है, पर लोगों को इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए कि कम से कम वो जिंदा है। तभी हियोरी को याटो के कुछ देर पहले की बात याद आती है। अगर कोई सोल आत्महत्या करना चाहता है तो इसका मतलब उस पर कब्जा कर लिया गया है, वो एक रेगेलिया तक नहीं बन सकता। जिसके बाद हियोरी अपने मन में कहती है, रेगेलिया, ये कितने जवान और मासूम हैं। अगर इनमें से किसी ने भी अपनी जान नहीं ली तो इसका साफ मतलब है कि ये अभी भी जीना चाहते हैं। इसीलिए याटो किसी को इन लोगों के सामने मरने नहीं देना चाहता। ये सब समझ आने पर हियोरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और युकीने के उसे देखने पर याटो को दोबारा दर्द का एहसास होता है, जिस पर वो युकीने को डांटने ही वाला होता है कि तभी उसका ध्यान हियोरी की तरफ जाता है और उसे रोता हुआ देख वो युकीने को इसका जिम्मेदार मानने लगता है। तो हियोरी इस बात को टालते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, बस मेरी आंखों में कुछ चला गया था। जिसके बाद सीन चेंज होता है जिसमें युकीने को ठंड लगने लगती है और तभी याटो उसे एक जैकेट देता है, जो देखकर उसे पता चलता है कि ये तो वही बचकाना सा जैकेट है। फिर याटो कहता है, अपने पहले काम के हिसाब से तुमने काफी बढ़िया किया। जिसके बाद युकीने उस जैकेट को ओढ़कर सो जाता है और एक लड़की उन्हें दूर से देख रही होती है। फिर सीन चेंज होता है। याटो दोबारा अपने सपनों की दुनिया में खो जाता है, जिसमें लगभग सभी लोग उसके भक्त बन चुके होते हैं और वो पूरे जहान का सबसे बड़ा देवता बन जाता है। पर उसे इस तरह से नींद में बड़बड़ाता हुआ देख युकीने उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जिसमें याटो हियोरी का लंच खाने लगता है और हियोरी उससे कहती है, अब मैं चाहती हूँ तुम बदले में मेरी इच्छा पूरी करो। तभी युकीने कहता है, यार मैं ठीक से सो भी नहीं पाया तुम्हारे नींद में बात करने की वजह से। तो याटो कहता है, वो बहुत ही अच्छा सपना था। जो सुनकर युकीने और हियोरी याटो और उसके सपने का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे याटो को दिल में झटका लग जाता है और वो थोड़ा सीरियस होकर कहता है, लगता है वक्त आ गया है तुम्हें ये दिखाने का कि एक देवता क्या कर सकता है। जो सुनकर वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं और याटो आगे कहता है, मेरे सभी सपने पूरे होंगे क्योंकि मैंने ये खरीदा है। एक औरत ने मेरे हाथों की लकीरें देखकर कहा कि वो ये मटका सिर्फ मुझे बेचेगी। मुझे बस हर रोज इसे घिसते हुए एक मंत्र का जाप करना होगा और मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। लेकिन उसकी इतनी बकवास सुनकर युकीने और हियोरी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो दोनों मिलकर याटो का मटका फोड़ देते हैं, जिससे वो सदमे में चला जाता है। फिर हियोरी कहती है, ये सब छोड़कर कुछ काम धंधा कर लो। तो याटो रिप्लाई देता है,
इसमें मेरी क्या गलती जब मुझे काम ही नहीं मिल रहा। देन हियोरी उसके पास आकर उसे प्यार से कहती है, तुम्ही ने कहा था ना कि देवता और रगेलिया अपनी बॉडी और माइंड शेयर करते हैं। मुझे नहीं लगता एक इतने अच्छे रगेलिया के मिलने के बावजूद एक देवता को ऐसे बर्ताव करना चाहिए। ये सुनकर याटो खड़ा होकर कहता है, हियोरी जाओ अपनी बॉडी के साथ वापस आओ, कोई है जिससे मैं तुम्हें मिलाना चाहता हूँ। फिर सीन चेंज होता है जिसमें याटो हियोरी और युकीने को अपने साथ कहीं लेकर आता है। हियोरी कहती है, आखिर हम यहाँ क्यों आए हैं? तभी याटो किसी को आवाज देने लगता है और अचानक से एक लड़की आकर याटो के गले लग जाती है, जो देखकर युकीने और हियोरी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। जिसके बाद याटो कहता है, ये कोफको है, मेरी गर्लफ्रेंड। ये सुनते ही उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर याटो कोफको से कहता है, दरअसल मुझे तुमसे एक एहसान चाहिए। हाल ही में मैंने एक बच्चे को अपना रगेलिया बनाया है, पर तुम्हें पता ही है मेरे हालात कितने बुरे हैं। मैं उसे इस मौसम में कुछ गर्मा गर्म खिलाना चाहता हूँ, लेकिन अब तक मैं उसे रहने के लिए एक अच्छी जगह तक नहीं दे पाया। ये सब कहकर याटो मगरमच्छ के आंसू बहाने लगता है, जो देखकर कोफको परेशान हो जाती है और तुरंत याटो को कुछ पैसे दे देती है, जिससे याटो की किस्मत चमक जाती है। और युकीने कहता है, इस आदमी को घटिया कहना भी घटिया शब्द की बेइज्जती है। पर तभी अचानक से एक आदमी आकर याटो को लात मार देता है और कहता है, तुम फिर से आ गए, मैंने कहा था ना कि मेरी प्रिंसेस से दूर रहना। जो सुनकर युकीने और हियोरी साथ में कहते हैं, क्या इनका अफेयर चल रहा है? फिर सीन चेंज होता है जिसमें वो आदमी कहता है, मैं कोफको एबिसु का रगेलिया हूँ, मेरा नाम है कुरो, रगेलिया के रूप में कोको और इंसान के रूप में दाइकोको। तभी युकीने हियोरी से कहता है, ये तो कितनी कमाल की बात है, एबिसु एक बहुत ही बड़ा नाम है। तो साथ में हियोरी भी कहती है, हाँ एबिसु 7 गॉड्स ऑफ फॉर्च्यून में से एक है, पर वो बिल्कुल वैसी नहीं दिखती जैसा उन्हें दिखाया गया है। फिर अचानक से दाइकोको कहता है, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? जिससे वो दोनों डर जाते हैं और हियोरी कहती है, तुम दोनों बहुत अच्छे कपल हो। पर दाइकोको बताता है कि उन्हें कुछ गलतफहमी हो रही है, जिस पर हियोरी कहती है, लेकिन तुमने थोड़ी देर पहले कोफको को अपनी प्रिंसेस कहा था। तो दाइकोको कहता है, वो बस एक तरह का टाइटल है, असल में तो वो मेरी देवी है। जो सुनकर उन दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर दाइकोको कहता है, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? लेकिन उसके इस तरह से कहने की वजह से वो दोनों डर जाते हैं। तभी याटो कहता है, उसकी आंखों में मत देखना, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि भले ही ये आदमी सख्त दिखता हो पर बच्चों को देखकर पिघल जाता है। जो सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और उन्हें लगता है दाइकोको एक पीडोफाइल है। फिर दाइकोको बिना एक पल गवाए याटो को लात मारकर वहां से भगा देता है। जिसके बाद कोफको कहती है, गलत मत समझना, दाइकोको को छोटे बच्चे बहुत पसंद है, उसे उन्हें देखना अच्छा लगता है जब तक कि वो उसकी नजरों से गायब ना हो जाए। देन दाइकोको कहता है, तुम जिस तरह से कह रही हो अब तो वो पक्का मुझे गलत ही समझेंगे। तभी कोफको युकीने से कहती है, तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि मैंने याटो के बारे में कुछ बुरी अफवाहें सुनी हैं। चाहे याटो जैसा भी दिखता हो, पर असल में वो एक बहुत खतरनाक देवता है। तो दाइकोको कोफको को टोकते हुए कहता है, अरे बच्चों को डराओ मत। तभी अचानक से याटो वहां आकर कहता है, एक अच्छी खबर है, मुझे काम मिला है। ऐसा कहकर वो युकीने को अपने साथ ले जाने लगता है और हियोरी भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। जिसके बाद दाइकोको अपने मन में कहता है, याटो आखिर तुम उन दोनों को यहाँ क्यों लेकर आए? फिर सीन चेंज होता है जिसमें एक आदमी छत के किनारे पर खड़ा होकर अपनी मॉम से फोन पर माफी मांगने लगता है। पर तभी वहां याटो प्रकट हो जाता है, जिससे धक्का लगने के कारण वो आदमी नीचे गिरने लगता है और खुद से कहता है, मैं अभी से गिरने लग गया, क्या यार मैं कितना अनलकी हूँ। तभी याटो उसके पास आकर कहता है, लव इशू है या फैमिली इशू? क्या काम ठीक से नहीं चल रहा या कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? मैं हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, मैं हूँ फास्ट और अफोर्डेबल डिलीवरी गॉड याटो। लेकिन अचानक हियोरी के टकराने से वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाता। युकीने देखता है वो कार्ड्स प्रिंटेड नहीं बल्कि हैंडमेड होते हैं। फिर वो आदमी भी अपने कार्ड के साथ खुद को इंट्रोड्यूस करने लगता है, जो देखकर याटो कहता है, ओह तो तुम एक एड एजेंसी के लिए काम किया करते थे? तो वो आदमी कहता है, हाँ हाल ही में उस कंपनी का दिवाला निकल गया, इसलिए मेरे पास इस आखिरी ऑप्शन के अलावा और कुछ नहीं बचा। तभी मैं अपने पेरेंट्स को कॉल करके माफी मांगना चाहता था, पर शायद गलती से मैंने तुम्हें कॉल लगा दिया। तो याटो कहता है, शायद ये किस्मत ही है, क्या तुम मुझे सब शुरू से बता सकते हो? जिस पर हियोरी कहती है, सबसे पहले तुम्हें उससे बचा लेना चाहिए। पर असल में वो आदमी भी बिना किसी और चीज की परवाह किए
अपनी कहानी बताना शुरू कर देता है। ये पिछले सर्दियों की बात है, जब मैं एक लड़की से मिला। तभी हियोरी बोलती है, वहां मेरा चेहरा क्यों है? तो वो आदमी रिप्लाई देता है, दरअसल अभी तुम मेरे सामने हो, इसीलिए तुम्हारा चेहरा ही दिमाग में आ रहा है। खैर, जैसा कि मैं कह रहा था, उस लड़की को देखकर मुझे लगा शायद वो घर से भाग आई है, इसीलिए मैंने उसे पुलिस स्टेशन ले जाने का सोचा। पर वो भूखी थी, इसीलिए मैंने उसे पहले कुछ खाने के लिए ऑफर किया, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा उसको बाहर जाकर खाने से मना किया गया है, पर उसे कभी कभी छुपके से शहर में आकर घूमना पसंद है, जिससे मुझे पता चल गया वो एक बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली से बिलोंग करती है। उसे बाहर जाने की भी परमिशन नहीं थी, मानो जैसे एक पंछी पिंजरे में कैद हो। इसीलिए मैंने उसे उसकी पसंदीदा जगह घुमाने का सोचा और इसी तरह से हमने डेटिंग शुरू कर दी। सब सही चल रहा था, हम बहुत खुश थे। तभी युकी ने बीच में कहता है, यार सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है या फिर हम काफी देर से गिर रहे हैं? जिसके बाद वो आदमी अपनी कहानी जारी रखता है। सब सही चल रहा था, पर फिर अचानक से हमारे साथ बुरी घटनाएं होना शुरू हो गई, एक के बाद एक। मेरी कंपनी का भी दिवाला निकल गया और मेरी सारी सेविंग्स भी खत्म हो गई। मैं उसके ग्रेजुएट होने के बाद उसे प्रपोज करना चाहता था, पर मुझे नहीं लगता कि अब मैं उसके लायक हूँ। ये सब सुनकर याटो कहता है, क्या मैं उस लड़की की तस्वीर देख सकता हूँ? जो सुनकर वो आदमी उन सबको उस लड़की की फोटो दिखाता है, जिस फोटो में और कोई नहीं बल्कि कोफ्को होती है। याटो कहता है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, मैंने शायद तुम लोगों को ये पहले नहीं बताया, पर कोफ्को एक गॉड ऑफ पॉवर्टी है। मेरी बात मानो दोस्त और उस लड़की को भूल जाओ। एक गरीबी की देवी अपने साथ सिर्फ कयामत लेकर आती है। उसके साथ रहोगे तो तुम्हारी किस्मत हमेशा फूटी ही रहेगी। ऊपर से उसकी जिंदगी में एक ऐसा मर्द है जिससे तुम पंगा नहीं लेना चाहोगे। यहाँ तक कि कोफ्को कोई जवान लड़की नहीं है, उसकी उम्र तुम्हारी दादी की दादी की दादी की उम्र से भी ज्यादा है। जो सुनकर वो आदमी उदास हो जाता है और याटो आगे कहता है, चलो ठीक है, अब कोफ्को के साथ तुम्हारे सभी संबंध तोड़ने का वक्त आ गया है, इससे तुम उसके बारे में सब भूल जाओगे। लेकिन वो आदमी इस चीज के खिलाफ रहता है और कहता है, मुझे परवाह नहीं अगर मैं मर भी जाऊं, क्योंकि मैं उसे सच्चे दिल से प्यार करता हूं। जिस बात पर याटो उसे जोर का घूंसा मारकर कहता है, कोई इंसान जो खुद मरने को तैयार हो वो कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता। जिसके बाद याटो युकीने को तैयार होने को कहता है, जिससे युकीने काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि इससे पहले उसने ऐसा कभी कुछ नहीं किया होता। पर याटो उसे खुद पर भरोसा रखने को कहता है। साथ ही साथ वो उस आदमी से कहता है, क्या कोई मैसेज है जो तुम कोफ्को तक पहुंचाना चाहते हो? तो वो आदमी कहता है, उसे कहना वो हमेशा खुश रहे। जिस पर याटो कहता है, तुम्हारी इच्छा सुन ली गई है। तो अब मैं याटो गॉड सिक्की के साथ तुम्हारे कनेक्शंस को यहीं तोड़ता हूँ। जिसके बाद वो आदमी धीरे धीरे नीचे आ जाता है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता। फिर सीन चेंज होता है, जिसमें कोफ्को कहती है, क्या ये सब मेरी गलती है? मैं तो बस थोड़े मजे करना चाहती थी। तभी दाइकोको कहता है, तुमने मेरा दिल दुखाया है कोफ्को, तुम्हें अपने रगेलिया के पीठ पीछे ऐसा नहीं करना चाहिए था। देन कोफ्को कहती है, इसमें तुम्हारी गलती है, तुम मुझे कहीं बाहर जाने ही नहीं देते। जिस पर दाइकोको कहता है, हाँ मैं नहीं जाने देता, क्योंकि तुम्हारे बाहर जाने से सिर्फ कयामत आती है। पर कुछ भी कहो बच्चे, तुम्हारे पास काबिलियत तो है, एक नया रगेलिया होने के बावजूद भी तुम अभी से कनेक्शंस तोड़ पा रहे हो। ये सुनकर युकीने हैरान हो जाता है और कहता है, क्या ये इतना मुश्किल है? तो दाइकोको जवाब देता है, हाँ, रिश्ता तोड़ना बनाने से ज्यादा मुश्किल है और इसमें रगेलिया की काबिलियत सबसे ज्यादा मायने रखती है। याटो, लगता है तुम्हें एक कमाल का रगेलिया मिल गया है। जो सुनकर याटो कहता है, हाँ, मुझे पहली नजर में ही पता चल गया था कि इसमें कुछ तो बात जरूर है। जिसके बाद दाइकोको याटो को 5 येन का सिक्का देता है और साथ ही साथ वो उसे कोफ्को की इतनी परेशानी उठाने के लिए उसका शुक्रिया अदा भी करता है, जिससे याटो खुश हो जाता है और युकीने को लेकर जाने लगता है। पर तभी हियोरी कोफ्को से कहती है, जब तुमने कहा था याटो एक खतरनाक देवता है, तो वो बस एक मजाक था, है ना? देन कोफ्को जवाब देती है, नहीं, ये सच है। याटो ने काफी पहले एक रेगेलिया को मारा था। उससे मिलने से पहले मैंने उसके बारे में बस बुरी अफवाहें ही सुनी थी। तुम्हें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि याटो एक गॉड ऑफ वॉर है, वो इंसानों को भी मारता है। जो सुनकर हियोरी डर जाती है। पर तभी दाइकोको कहता है, ये बहुत पहले की बात है, तब चीजें अलग थी, वो मरो या मारो वाला जमाना था। पर हियोरी को कुछ ठीक से समझ नहीं आता। तो दाइकोको आगे कहता है, देवताओं का वजूद लोगों की इच्छाओं की वजह से बना रहता है। बड़े देवताओं के पास काफी भक्त होते हैं जो उनसे इच्छा मांगते रहते हैं, पर ठीक ऐसा ही छोटे देवताओं के साथ नहीं होता। वो लोगों की यादों में भी ज्यादा वक्त तक नहीं रह पाते।
तो ऐसे हालातों में तुम अपने एग्जिस्टेंस को बचाए रखने के लिए क्या करोगे? तुम हर इच्छा पूरी करते हो, चाहे वो कैसी भी हो या कहीं से भी आई हो। जिसके बाद सीन चेंज होता है, जिसमें ह्यूरी याटो से कहती है, आखिर तुमने मुझे उनसे क्यों मिलाया? तो याटो उसके करीब आकर कहता है, सुनो, अगर कभी भी मुझे कुछ हुआ तो सीधा उन दोनों के पास जाना। फिर ह्यूरी अपने मन में कहती है, उसकी खुशबू कितनी अच्छी है। दूसरी ओर युकीने एक नदी के पास बैठकर पत्थर से खेल रहा होता है और याटो ने जो आज उसकी तारीफ की थी उसी को याद करते हुए वो खुश हो जाता है। पर तभी अचानक से एक लड़की उसके पास प्रकट होकर कहती है, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है। जिससे युकीने हैरान हो जाता है। उसके पूरे शरीर में बस नाम ही नाम होते हैं। लेकिन तभी याटो वहां आकर कहता है, आखिर तुम क्या चाहती हो नोरा? तो नोरा कहती है, मुझे मेरे नाम से बुलाओ, मुझे तुम्हारा दिया हुआ नाम बहुत अच्छा लगता है। देन ह्यूरी कहती है, क्या ये भी याटो की रगेलिया है? जिसके बाद नोरा कहती है, मैं इंतजार करूंगी कब तुम मेरा नाम पुकारोगे। और इसी के साथ वो गायब हो जाती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, नया दिन और नया कारनामा। याटो सड़क पे एक छोटे से फैंटम को ढूंढता है एक एक्सपेरिमेंट के लिए। वो युकीने को एक टेक्निक सिखा रहा होता है जिसे कहते हैं बॉर्डर लाइन। सेल्फ डिफेंस के वक्त यही एक रेगेलिया का हथियार होता है। याटो के इंस्ट्रक्शंस को सुनने के बाद युकीने बॉर्डर लाइन बनाने का ट्राई करता है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कामयाब हो जाता है। याटो कहता है, डर और नफरत बॉर्डर लाइंस बनाने में मदद करती है, फैंटम्स इसे पार नहीं कर सकते। साथ ही साथ याटो ये भी कहता है कि ये देवता भी नहीं कर सकते, ये पावर्स सिर्फ रेगेलिया के पास होती है। पर हैरानी की बात तो ये होती है कि युकीने बिना किसी प्रैक्टिस के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत ही पावरफुल बॉर्डर लाइन बना देता है, यानी कि उसमें कुछ तो बात जरूर है। तभी ह्यूरी याटो के सामने नोरा का जिक्र करती है। तो याटो कहता है, उस लड़की के साथ मेरा रिश्ता फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, जिसमें ह्यूरी याटो के साथ बहस कर रही होती है। युकीने मेरे साथ रहेगा, तुम्हारे पास तो रहने की कोई जगह ही नहीं है, ऊपर से तुम्हारे स्यापे ही खत्म नहीं होते, कभी एक्स गर्लफ्रेंड, कभी अफेयर, तो कभी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। मैं युकीने जैसे मासूम को तुम्हारे जैसे गलत इंसान के संगत में नहीं छोड़ सकती। ये कहकर वो युकीने को अपने करीब लेकर आ जाती है। पर तभी याटो उसे रोकने लगता है और कहता है, जब भी ये कुछ गंदा सोचता है दर्द मुझे होता है। वैसे भी एक जवान लड़का और लड़की एक ही घर में रहेंगे तो इसके मन में बुरे ख्याल आएंगे ही। तो ह्यूरी जवाब देती है, हम सबको पता है यहाँ बस एक ही इंसान है जिसकी सोच गंदी है। फिर ह्यूरी युकीने को लेकर वहां से चली जाती है। युकीने इतना बड़ा घर देखकर काफी हैरान हो जाता है। उसे लगता है ह्यूरी बहुत पैसे वाली लड़की है। युकीने उससे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है तो ह्यूरी कहती है, हम किस्मत वाले हैं, लगता है कि वो घर लेट आएंगे। पर तभी दरवाजा खोलकर उनकी हाउसकीपर आ जाती है। हालांकि वो युकीने को देख नहीं सकती और ह्यूरी से बात करके वहां से चली जाती है। ह्यूरी के इतने करीब होकर युकीने शर्माने लगता है। जिसके बाद ह्यूरी उसे उसका रूम दिखाती है और कहती है, ये कमरा मेरे बड़े भाई का है, वो अब हमारे साथ नहीं रहता तो इसे अपना ही रूम समझो। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें ह्यूरी के पेरेंट्स के साथ याटो भी घर के अंदर आ जाता है। वो बहुत मजे करने लगता है क्योंकि उसे पता था कोई उसे देख नहीं सकता। फिर घर के बाहर आकर वो दोनों बात करने लगते हैं। ह्यूरी कहती है, मैं युकीने को तुमसे दूर रखना चाहती थी पर तुम इधर भी आ गए। याटो पूछता है, युकीने को यहाँ कैसा लग रहा है? तो ह्यूरी कहती है, वो बहुत खुश है, कम से कम अब उसे तुम्हारी तरह किसी श्राइन में तो रात नहीं गुजारनी पड़ेगी। याटो रिप्लाई देता है, श्राइन एक पवित्र स्थान है, वो फैंटम्स के हमले से बचने की सबसे सुरक्षित जगह है। रात के अंधेरे में ही फैंटम्स बाहर आते हैं और मुझे नहीं लगता युकीने उन्हें हैंडल कर सकता है। सच तो यह है कि युकीने को अंधेरे से डर लगता है। सीन शिफ्ट होता है। युकीने बाथटब में रिलैक्स करते हुए सोचता है, अगर मैं वापस याटो के पास नहीं गया तो वो क्या करेगा? क्या वो मेरे बदले वापस उस लड़की का इस्तेमाल करने लगेगा? तभी उसे एक खुशबू आती है और उसे रियलाइज होता है कि उससे पहले ह्यूरी वहां नहाने आई थी, जिस बात से वो शर्म के मारे पानी पानी हो जाता है। पर ट्विस्ट तो तब आता है जब उसे पता चलता है कि बाथरूम तो उससे पहले ह्यूरी के डैड ने यूज किया था। फिर क्या, अश्लील युकीने का पोपट बन जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है। ह्यूरी सो रही होती है। तभी युकीने उसके रूम में आकर कहता है, तुम्हारे डैड ने लाइट्स ऑफ कर दी और मुझे अंधेरे में कंफर्टेबल फील नहीं होता। ये सुनकर ह्यूरी उसे अपने साथ सोने के लिए बुलाने लगती है, जिस बात से युकीने फिर से शर्मा जाता है। आधी रात को जब ह्यूरी गहरी नींद में होती है, युकीने उसकी ओर मुड़ता है और उसका क्लीवेज देखकर थोड़ा बहक जाता है।
पर इससे पहले कि वो कोई गलत कदम उठा पाता, याटो उसके पीछे प्रकट हो जाता है। याटो उसे पकड़कर कमरे के बाहर ले जाकर कहता है, युकीने, ये तुम अभी क्या करने जा रहे थे? तुम अभी लड़कियों के लिए तैयार नहीं हो यार। तो युकीने कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? वैसे भी तुम्हारे पास तो वो लड़की है रगेलिया के रूप में, तो तुम्हें मेरी क्या जरूरत? ये कहकर वो वहां से चला जाता है और याटो खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से कहता है, लगता है आज की रात भी तूफानी होने वाली है। दूसरी ओर हम एक नए गॉड बिशामोन को देखते हैं, जो कि उस तूफानी रात में फैंटम्स का खात्मा कर रही थी। फिर सीन चेंज होता है। युकीने हियोरी के साथ शॉपिंग पे आया होता है। हियोरी उससे पूछती है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं तुम्हें दिला सकती हूँ। पर युकीने डायरेक्ट एक स्केटबोर्ड उठाकर उसे इस्तेमाल करते हुए कहता है, मुझे कुछ खरीदना नहीं पड़ता, मैं तो कुछ भी ले सकता हूँ, मुझे कोई देख थोड़ी सकता है। हालांकि इस बात पर हियोरी बहुत गुस्सा हो जाती है। देखो युकीने, कोई देख नहीं रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ये सही है, ये चोरी करने जितना ही गलत है। अगली बार से अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो तुम मुझे बता देना, मैं दिला दूंगी। पर यह सब सुनने से पहले ही युकीने वहां से गायब हो जाता है। पर तभी वो वहां याटो को देखती है। याटो उससे कहता है, मुझे लग ही रहा था ये लड़का कोई ना कोई मुसीबत जरूर खड़ी करेगा। तो हियोरी रिप्लाई करती है, तुम्हें कैसे पता? जिस पर याटो कहता है, मैंने पहले भी बताया था, मास्टर और रगेलिया दोनों ही बॉडी और माइंड शेयर करते हैं। अगर युकीने कुछ गलत करता है तो दर्द मुझे होता है। ये सुनकर हियोरी पूछती है, तो जब तुम कुछ गलत करते हो तो क्या युकीने को भी दर्द होता है? जिस पर याटो जवाब देता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। दर्द सिर्फ रेगेलिया के कारण उसके मास्टर को ही होता है। ये बात लॉजिकल भी है, क्योंकि रेगेलिया बनने से पहले वो सब इंसान ही थे, और इंसान तो पाप करते ही है। नफरत, डर, जलन, निराशा, दुख, लालच, ये सब इमोशंस में बहकर रेगेलिया अक्सर वो कर बैठते हैं जो वो यूजुअली नहीं करते, और इसका हर्जाना हम देवताओं को भुगतना पड़ता है। देखो हियोरी, मैं तुम्हारे लिए एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ, सही और गलत सिर्फ इंसानों पर लागू होता है, देवताओं पर नहीं। गॉड्स जो भी करते हैं वही सही होता है, चाहे किसी को चोट पहुंचाना हो या जान से मारना। एक दिन आएगा जब युकीने को उसकी सजा जरूर मिलेगी। ये सब सुनकर हियोरी को कोफुकी की बात याद आती है कि पास्ट में याटो ने एक रेगेलिया को मार दिया था। इस बात से घबराकर वो युकीने को ढूंढने निकल पड़ती है, पर जल्दबाजी में अपनी बॉडी वहीं छोड़ देती है। जिसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें युकीने को सडनली रियलाइज होता है कि शाम हो चुकी है और वो एक ऐसी जगह ढूंढने लगता है जहां अंधेरा ना हो। पर तभी अचानक से उसे एक छोटी लड़की की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो लड़की उसे नोटिस करके उसके गले लग जाती है और कहती है, शुक्र है तुम मुझे देख सकते हो। पता नहीं क्यों पर बाकी सब लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ वो आंखें मुझसे बातें करते हैं, पर वो बहुत डरावने हैं। युकीने को रियलाइज होता है कि इस लड़की की डेथ हो चुकी है। वो लड़की उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो थोड़ी देर उसके साथ ही रहे जब तक उसकी मॉम उसे लेने ना आ जाए, पर असलियत जानते हुए भी युकीने उसे मना नहीं कर पाता। दूसरी ओर हियोरी उसे ढूंढ रही होती है। काफी वक्त बीत जाता है। वो छोटी लड़की युकीने से कहती है, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें भी इंतजार करना पड़ रहा है, पर मॉम बस आती ही होंगी। हालांकि ये बात युकीने और सह नहीं पाता और अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता वो आएंगी। पर यह सुनकर वो लड़की रोते हुए वहां से जाने लगती है। तभी वहां पर हियोरी भी आ जाती है, लेकिन जैसे ही युकीने उस छोटी लड़की को रोकने जाता है उसे कुछ महसूस होता है। वो उस बच्चे के सामने बहुत सारे फैंटम्स को देखता है। हियोरी युकीने से कहती है, जल्दी से वो पावर यूज करो जो तुम्हें याटो ने सिखाई थी। ये सुनते ही युकीने हिम्मत दिखाकर उस लड़की की ओर बढ़ता है। फिर फैंटम्स और उनके बीच एक बॉर्डर लाइन बना देता है। पर फिर वो नोटिस करता है उस लड़की पर पहले ही एक फैंटम हावी हो चुका होता है। ये देखकर वो डरकर नीचे गिर जाता है। वो लड़की उसकी ओर बढ़ते हुए कहती है, तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है, मैं तुम्हें और सूंघना चाहती हूँ। उस लड़की के साथ साथ फैंटम्स भी आगे बढ़ने लगते हैं और बॉर्डर लाइन धीरे धीरे गायब हो जाती है और पूरा अंधेरा छा जाता है। युकीने डर के मारे हिल भी नहीं पाता, पर तभी हियोरी उसे फैंटम के हमले से बचा लेती है। वो सारे फैंटम्स आपस में उस लड़की के साथ जुड़ जाते हैं और अचानक से याटो आकर युकीने और हियोरी को वहां से बचा लेता है। युकीने याटो से कहता है, वो लड़की उस फैंटम के अंदर है, उसे बचा लो याटो, प्लीज उसकी मदद करो। जो सुनकर याटो युकीने के साथ बिल्डिंग से कूद जाता है और युकीने का रेगेलिया नाम पुकारता है। युकीने के ट्रांसफॉर्म होते ही वो उसकी मदद से फैंटम पर हमला करने लगता है।
तुम जिसने इस उगते सूरज की जमीन को पवित्र करने की कोशिश की, तो अब मैं याटो गॉड सेक्की के साथ तुम्हारे वजूद का अंत करता हूँ। हालांकि युकीने इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता, जिस वजह से उस फैंटम पर उस वार का कोई खास असर नहीं होता। युकीने चिल्लाकर याटो से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें उसे बचाने को कहा था, उसे मारने को नहीं। तो याटो उसे समझाता है, देखो युकीने, अब बहुत देर हो चुकी है। वो फैंटम उस पर पूरी तरह से हावी हो चुका है। इसी बीच वो फैंटम याटो पे अटैक करके उसे बहुत दूर फेंक देता है। उस हमले के इम्पैक्ट से उभरते हुए याटो आगे कहता है, एक बार जो सोल फैंटम से करप्ट हो जाए, उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। युकीने, उस पर तरस खाओ, उसे मारकर उसे आजाद करो। युकीने ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। तभी याटो अपनी पूरी ताकत से उस फैंटम पर अटैक करता है और हमें एक ग्लिम्स दिखाई जाती है जिसमें उस लड़की की सोल युकीने की ओर बढ़ती है। वो फैंटम डिस्ट्रॉय हो जाता है और याटो दर्द के मारे अपने गर्दन को पकड़ लेता है। ऊपर से हियोरी ये सब देख रही होती है। फिर सीन चेंज होता है जिसमें हम बिशामोन को देखते हैं। उसका रेगेलिया काजुमा उससे कहता है, कुराहा ने हाल ही में याटो को एक फैंटम को डिस्ट्रॉय करते हुए देखा है। देखकर लगता है उसने एक नया रेगेलिया हासिल कर लिया है। सीन शिफ्ट होता है। हम युकीने को देखते हैं जो कि एक छोटे से फैंटम को देखकर भी बहुत डर जाता है। वो अपने मन में कहता है, ये सब याटो की गलती है। उसने मेरी मर्जी के बगैर उस लड़की को खत्म करने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। जिसके बाद युकीने की नज़र एक शॉप में रखे स्केटबोर्ड्स की तरफ जाती है। पिछली बार हियोरी के समझाने के बाद भी उसे अकल नहीं आती और उसके बुरे इरादे उस पर हावी होने लगते हैं, जिसका असर सीधा याटो पर होता है। उसे फिर से अपनी गर्दन पर दर्द होने लगता है। दूसरी ओर हम हियोरी को देखते हैं। वो युकीने को ढूंढ रही होती है और अचानक से उसकी मुलाकात उसके दोस्तों से हो जाती है। जैसे ही हियोरी अपने दोस्तों को बताती है कि वो एक लड़के को ढूंढ रही है, उन दोनों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हियोरी ने चोरी छुपे एक बॉयफ्रेंड बना लिया है। फिर सीन चेंज होता है जिसमें हम युकीने को चुराई हुई स्केटबोर्ड से एंजॉय करते हुए देखते हैं। वो इस गलतफहमी में होता है कि वो कुछ भी गलत कर सकता है। जब कोई उसे देख नहीं सकता तो कोई उसे रोक नहीं सकता। पर वो अपने डिल्यूजन से बाहर आ जाता है जब बीच सड़क पे याटो उसे रोक लेता है और पूछता है, ये स्केटबोर्ड तुम्हें कहाँ से मिला युकीने? युकीने के पास कोई जवाब नहीं होता। फिर वो झूठ बोल देता है कि ये उसे हियोरी ने गिफ्ट किया है। लेकिन वो इतना अनलकी होता है कि तभी वहां पर हियोरी आ जाती है। तो याटो उसी से कंफर्म करने लगता है, जिस वजह से युकीने हियोरी से अपनी नजरें फेर लेता है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि अब उसका झूठ पकड़ा जाएगा। पर ट्विस्ट तो तब आता है जब हियोरी भी उसके झूठ में उसका साथ देने लगती है। लेकिन याटो बेवकूफ थोड़ी है, उसे समझ आ जाता है कि ये दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। वो कहता है, ये आजकल के बच्चे भी ना, इसीलिए मैं इन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाता। पर फिर वो आसमान की ओर देखते हुए आगे कंटिन्यू करता है। आसमान लाल हो चुका है। शाम का वक्त दिन और रात के बीच की बाउंड्री का काम करता है। यही वो वक्त है जब इस दुनिया के लोग अंधेरे से डरते हैं और दूसरी दुनिया के लोग अंधेरे से जुड़कर तबाही मचाते हैं। सूरज के ढलने पर यह बाउंड्री धुंधली हो जाती है और शाम की परछाई धीरे धीरे काली और गहरी होने लगती है। ये सब सुनकर युकीने डर के मारे कांपने लगता है और याटो उससे कहता है, लोगों का मानना है इसी वक्त मॉन्स्टर्स अपनी नींद से जागते हैं। युकीने, इस टाइम को कहते हैं शैतान का समय। तभी अचानक से वहां पर बिशामोन की एंट्री होती है। याटो उसे देखकर हैरान हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, बिशामोन उन पर अपने हंटर से अटैक कर देती है। इंस्टेंटली युकीने को धक्का देकर याटो उसे उस हमले से बचा लेता है। ये सब देखकर हियोरी घबरा जाती है, पर याटो उसे चुप रहने का इशारा देता है। तभी बिशामोन कहती है, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, गॉड ऑफ क्लैमिटी। जिस बात पर याटो मुस्कुराकर बिशामोन का नाम लेता है, पर यह नाम सुनकर युकीने डर जाता है और याटो कहता है, हाँ ये वही है, सबसे ताकतवर गॉड ऑफ वॉर। ये जानकर युकीने कहता है, अगर वो भी एक गॉड है फिर तुम दोनों को तो एक ही साइड पर होना चाहिए, लेकिन वो हम पर अटैक क्यों कर रही है? तो याटो रिप्लाई देता है, बहुत पहले मैंने उसका कुछ बिगाड़ दिया था, वो तब से ही मेरी जान के पीछे पड़ी है। जिस पर युकीने कहता है, अगर ये तुम्हारा मैटर है तो इसमें मुझे मत घसीटो। तो याटो कहता है, मुझे नहीं लगता वो तुम्हें जिंदा यहाँ से जाने देगी। उसके लिए ये इंतकाम है, वो मुझे और मेरे रेगेलिया दोनों को नहीं छोड़ेगी। जिसके बाद बिशामोन फिर से याटो पर हमला कर देती है और याटो उसके अटैक को डॉज करके युकीने का रेगेलिया नेम पुकारता है। फिर उसके ट्रांसफॉर्म होते ही वहां से भाग जाता है और बिशामोन भी उसका पीछा करने लगती है। याटो अपनी पूरी जान लगाकर उससे डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है, पर बिशामोन भी कहाँ हार मानने वाली थी।
वो तुरंत अपने रेगेलिया काजुमा को याटो को ट्रैक करने को कहती है। काजुमा अपनी एबिलिटी से उसे ट्रैक करने लगता है। टारगेट अभी नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। डिस्टेंस 2.1, 1.9। इस एरिया में ज्यादा लोग नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हें अटैक ना करने की सलाह दूंगा। सिर्फ एक रेगेलिया डिटेक्ट हुआ है, उसकी एबिलिटीज अननोन है। ये सुनकर बिशामोन कहती है, उससे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, वो बस काटने में ही तो एक्सपर्ट है। जिसके बाद वो कुराहा से उतरकर दौड़ते हुए ही याटो का पीछा करने लगती है। सीन शिफ्ट होता है। याटो एक जगह रुककर रिकवर होने लगता है। तभी युकीने कहता है, तुम रुक क्यों गए, वो हमें पकड़ लेगी। तो याटो जवाब देता है, तुम्हारी ही मेहरबानी है कि मैं अभी अपने पूरे फॉर्म में नहीं हूँ। तभी हम याटो की गर्दन पर करप्ट होने का निशान देखते हैं, जिसकी वजह खुद युकीने है। देन युकीने याटो से पूछता है, तो क्या अब तुम मेरा इस्तेमाल करके उस गॉड को भी मार दोगे? तो याटो गुस्से में रिप्लाई देता है, हाँ बिल्कुल, और मेरे रेगेलिया के रूप में तुम्हारा भी यही काम है। जिसके बाद याटो युकीने को बताता है कि बिशामोन के पास जितनी भी चीजें हैं वो सब उसके रेगेलिया हैं, चाहे वो उसके कपड़े हो, हथियार हो या फिर उसका शेर। साथ ही साथ वो उसके सबसे खास रेगेलिया काजुमा का भी जिक्र करता है। काजुमा सबसे ज्यादा स्किल्ड है, वही सारे रेगेलिया को कोऑर्डिनेट करता है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि काजुमा के कारण ही बिशामोन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉर गॉड है। ये कहकर याटो बिशामोन से लड़ने चले जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि अब छुपने का कोई फायदा नहीं है। तभी बिशामोन अपने रेगेलिया से याटो का पैर पकड़ लेती है और एक गन जैसा रेगेलिया समन करके उस पर टारगेट लॉक करके शूट कर देती है। हालांकि एंड मौके पर याटो अपनी स्वॉर्ड से उन बुलेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर काजुमा इम्प्रेस हो जाता है। पर इससे बिशामोन बहुत गुस्सा हो जाती है और याटो से क्लोज कॉम्बैट में फाइट करते हुए कहती है, मैं तुम्हें फिर कभी किसी और रेगेलिया को मारने नहीं दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं युकीने के पूरी तरह से कॉपरेट ना करने के कारण याटो हारने लगता है और फिर से भाग जाता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें हियोरी कोफको और दाइकोकू से हेल्प मांगने के लिए आती है। वो कहती है, बिशामोन ने याटो और युकीने पर अटैक कर दिया है, पता नहीं क्यों, पर उसने याटो को गॉड ऑफ क्लैमिटी बुलाया। इसका क्या मतलब है? तो कोफको रिप्लाई करती है, उसका मतलब है एक देवता जो कि सिर्फ तबाही मचाता है। तभी हियोरी को रियलाइज होता है कि याटो ने जिस रेगेलिया को मारा था वो किसी और का नहीं बल्कि बिशामोन का था। जिसके बाद दाइकोकू कहता है, ये बिशामोन और याटो के बीच का मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर हियोरी के बार बार रिक्वेस्ट करने पर उन दोनों को ये लगने लगता है कि याटो हियोरी को ब्लैकमेल करके उससे ये सब करवा रहा है। लेकिन हियोरी उनकी ये गलतफहमी दूर कर देती है और कोफको हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर हियोरी अपने स्पिरिट फॉर्म में याटो की खुशबू से उसे ढूंढने की कोशिश करती है और वो दोनों ये जानकर काफी हैरान हो जाते हैं कि हियोरी एक हाफ फैंटम है। सीन शिफ्ट होता है। याटो एक जंगल में रुककर रेस्ट करने लगता है। तभी युकीने उससे पूछता है, तुमने उसके रेगेलिया को क्यों मारा? पर याटो से कोई सेटिस्फाइंग आंसर न मिलने पर युकीने को ये लगने लगता है कि वो एक दिन उसे भी मार देगा और उसके ऐसा नेगेटिव सोचने से याटो को फिर से दर्द होने लगता है। तभी अचानक से उन पर एक बहुत खतरनाक हमला होता है, जिसके इम्पैक्ट से युकीने हवा में उड़ जाता है। पर याटो उसका रेगेलिया नाम पुकारकर उसे ट्रांसफॉर्म करके अपने पास ले आता है। फिर हमें पता चलता है उस अटैक के पीछे बिशामोन का हाथ था। याटो उससे कहता है, यार मुझे मारने के चक्कर में इन बेचारे पेड़ों को क्यों मार दिया? तो बिशामोन रिप्लाई करती है, बुराई को खत्म करने के लिए थोड़ा नुकसान चलता है। पर बिशामोन का रेगेलिया देखकर युकीने डर जाता है, अरे मत तो कर यार, याटो वो मेरे 2 टुकड़े कर देगी। लेकिन इससे पहले कि उन दोनों की लड़ाई फिर से शुरू हो पाती, वहां कोफको आ जाती है, जिसे देखकर सिर्फ याटो ही नहीं बल्कि बिशामोन भी हैरान होती है। कोफको दाइकोकू को रेगेलिया में ट्रांसफॉर्म कर लेती है और उन दोनों की लड़ाई रोकने के लिए अपनी पावर का यूज करती है, जिससे एक वेंट ओपन हो जाता है और याटो कहता है, अरे यार उसने वेंट खोल दिया। जब भी वो अपने रेगेलिया का इस्तेमाल करती है हमेशा तूफान आ जाता है। फिर हम देखते हैं उस वेंट से बहुत सारे फैंटम्स बाहर आने लगते हैं, जिस वजह से काजुमा बिशामोन को फिलहाल के लिए वापस चलने की सलाह देता है। पर बिशामोन भी अपनी जिद नहीं छोड़ती और कुराहा को आवाज लगाती है, जो सुनकर कुराहा पीछे से याटो पर अटैक कर देता है। याटो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, पर तभी अचानक से वहां पर नोरा आ जाती है। वो कुराहा पर एक रेस्ट्रेंट नाम की स्किल यूज करती है, जिससे वो एक ही जगह पर जम जाता है। तभी याटो इस मौके का फायदा उठाकर उसकी एक आंख स्लैश कर देता है, जो देखकर बिशामोन कुराहा का नाम पुकारकर उसे वापस बुला लेती है। इस सब के बाद भी बिशामोन पीछे नहीं हटती, इसीलिए काजुमा उससे कहता है, वीना अगर तुम उन फैंटम्स का शिकार बनना चाहती हो तो शौक से आगे बढ़ो, पर क्या यही तुम अपने बाकी रेगेलिया के लिए भी चाहती हो?
ये सुनते ही फाइनली बिशामोन अपने दिल पर पत्थर रख के इस लड़ाई को रोक देती है। तभी हियोरी वहां आ जाती है और याटो उससे कहता है, हियोरी तुम इन दोनों को यहाँ क्यों लेकर आई? तो हियोरी रिप्लाई करती है, तुमने ही कहा था अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ो तो सीधा उन दोनों के पास जाऊं। देन याटो कहता है, अरे यार मुझे थोड़ी पता था कि मेरी मुलाकात बिशामोन से हो जाएगी। खैर जो भी हो, फिलहाल मुझसे दूर रहो। बिशामोन को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारा मुझसे कोई कनेक्शन है। जिसके बाद बिशामोन याटो से कहती है, मिस कोफ्को के कारण आज तो तुम बच गए, पर अगली बार नहीं बचोगे। कोशिश करना तब तक तुम खुद से करप्ट होके ना मर जाओ। ये सुनकर याटो अपनी गर्दन पे हाथ रख के उससे नजरें फेर लेता है। फिर बिशामोन अपने रेगेलिया पे बैठकर वहां से चली जाती है। तभी काजुमा याटो के आगे झुककर उसे रिस्पेक्ट शो करने लगता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, जिसमें याटो श्राइन के पानी से अपने करप्शन को हटाने की नाकाम कोशिश करने लगता है और खुद से कहता है, युकिने क्या हम दोनों साथ में काम नहीं कर सकते? तभी वहां नोरा प्रकट होकर कहती है, याटो दुखी क्यों हो? तुम हमेशा मेरा इस्तेमाल कर सकते हो।